वो कहते हैं ना, ऐसी करनी करिए जमकर झगड़ा होए, पर उससे न करिए जो आपसे तगड़ा होए। चीन अपने जमीन हथियाने के चक्कर में ये चीज भूल गया। जापान जितना छोटा सा देश दिखता है, उससे कहीं ज्यादा शक्तियाँ इस देश में छिपी हुई है। आप समझिए कि इस जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के 500 शिप को समंदर में डुबो दिया था, इस छोटे से जापान ने। और कहा तो ये भी जाता है कि जापान को थोड़ा और मौका मिलता तो जापान अमेरिका के परमाणु बम का जवाब भी तैयार कर लेता, पर ऐसा हो नहीं सका। जापान की शक्तियों को पहचाना अमेरिका ने, और अमेरिका ने जापान पे लगाम लगाने की सोच ली। उसे पता चल गया था कि अगर जापान को इस तरीके से खुला छोड़ा तो एक समय ऐसा आएगा कि अमेरिका गिड़गिड़ाता हुआ नजर आएगा जापान के सामने। यही वजह है कि अमेरिका ने जापान के संविधान में ही संशोधन करवा दिया और ये कह दिया कि आप कोई भी आक्रामक हथियार नहीं बना पाओगे और आप कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे जिससे कि आपकी मिलिट्री बहुत ज्यादा मजबूत हो। मजबूरी में जापान को मानना पड़ा, और न सिर्फ इतना बल्कि अमेरिका ने उस वक्त पूरी तरीके से जापानी लोगों के दिमाग में भी ये डालना शुरू कर दिया कि आपके यहाँ युद्ध अच्छी बात नहीं है, युद्ध नहीं करना चाहिए। अब अभी भी आप देखेंगे जापान के नेता अगर कभी किसी आक्रामक हथियार की तरफ बढ़ते हैं या किसी आक्रामक डील की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका विरोध उनकी जनता ही करती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका उनके दिमाग में ये भर चुका है कि युद्ध बुरा है, और उन्होंने देखा है नागासाकी हिरोशिमा का हाल, जिसके बाद उन्हें लगता है कि नहीं, ये बिल्कुल सही बात है, युद्ध बुरा है। पर अब हालात बदल रहे हैं। हालात ऐसे बदल रहे हैं कि जापान के खुद के अस्तित्व पर संकट आ गया है कि खुद जापान ही नहीं बचेगा। अगर जापान अपने आप का बचाव करना चाह रहा है तो सबसे अच्छी पॉलिसी ये है कि जापान को भी अब सीधे हमला करना होगा, यानी जापान को अपने उस रूप में वापस आना होगा जिस रूप में वो पहले था, जिसे छोड़कर उसने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर ध्यान देना शुरू कर दिया, हथियारों का कारोबार छोड़ दिया। अब जहाँ तक बात करें इसके दो बड़े दुश्मन, एक तरफ चीन और दूसरी तरफ रूस, दोनों ही लगातार जापान के आसपास युद्धाभ्यास करते हुए देखे जाते हैं। अब रूस का विवाद बहुत ही छोटी सी चीज के लिए है और रूस को अपनी मांग छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि दरअसल ये जो कुरिल द्वीपों को आप देख रहे हैं, ये कुरिल द्वीप है जापान का। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ तो सोवियत संघ, जो उस वक्त रूस नहीं सोवियत संघ था, उसने द्वितीय विश्व युद्ध में इसके इलाके पर कब्जा कर लिया। अब इसके इलाके पर कब्जा करने के बाद कई तरह के समझौते हुए, बातचीत हुए, लेकिन फिर भी नहीं माना रूस, और आज तक रूस इसे अपना बताता है, जापान इसे अपना बताता है। अब ये मुद्दा काफी समय से चल रहा है। अभी कुरिल आइलैंड पर रूस का कब्जा है और जापान इसे वापस मांगता है कि ये हमारा है। अब इसको लेकर विवाद चलता ही रहता है। बीच बीच में कभी चीन कभी रूस आ जाते हैं, कभी दोनों साथ आ जाते हैं और दोनों यहाँ पर युद्धाभ्यास करने लगते हैं। चीन तो यहाँ तक डरा देता है जापान को कि आपने अगर हमारे खिलाफ जाने की कोशिश की तो हम परमाणु बम का इस्तेमाल कर लेंगे। चीन की बात करें तो चीन जापान का जो पूर्वी चीन सागर है, वहाँ पर जो छोटे छोटे द्वीप है, उसको लेकर अपनी लड़ाई को बढ़ाता है दोनों। और मजे की बात ये जानिए कि ये द्वीप ऐसे द्वीप है जहाँ कोई नहीं रहता है, निर्जन है। सेनकाकू द्वीप, जिसे जापान में सेनकाकू और चीन में डियाओस के नाम से जाना जाता है, वैसे इस द्वीप पर 1972 से जापान का शासन चल रहा है। वहीं चीन कहता है कि ये द्वीप हमें दे दो, इस पर तुम्हारा दावा बेकार है। और इतना ही नहीं, चीन ने सैन्य कार्रवाई की धमकी भी दे दी। और अब एक नया खेल चला है, और वो नया खेल क्या है? हाइपरसोनिक मिसाइलों का खेल, जिसमें लगभग सारे देश लग गए हैं। रूस भी लग गया है, चीन भी लग गया है और अमेरिका भी लग गया है। अभी तक तो ये माना जाता है कि सबसे ज्यादा तेज रूस है। रूस ने काफी तेज हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है, जिरकोन मिसाइल का कई बार परीक्षण भी कर लिया है। तो वहीं चीन की बात करें तो चीन भी दावा करता है कि उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, यहाँ तक कि उसके पास ऐसी मिसाइल है जो अंतरिक्ष में जाकर पृथ्वी के चक्कर लगाकर अपने टारगेट को निशाने पर ले सकती है। और इतना ही नहीं, चीन तो जापानी एयर स्पेस में भी ठीक वैसे ही घुसने लगा जैसे कि ताइवान के एयर स्पेस में घुस रहा था। एक बॉम्बर प्लेन सीधे घुस गया जापानी एयर
हायर स्पेस में, जिसके बाद जापान ने अपने F-16 विमानों को दौड़ा दिया। चीन का जो H-6K स्ट्रेटेजिक बॉम्बर था, उसके पीछे अपने F-16 को दौड़ाने के बाद जल्दी जल्दी चीन अपने बॉम्बर को लेकर वहां से भागा, जबकि ये वो बॉम्बर हैं जो परमाणु हमला करने में सक्षम है। जापान को डराने के लिए ही चीन ने ऐसा किया था और इसके साथ ही अपने सबमरीन भी भेज दिए ताकि जापान के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिल सके। पर वहाँ भी जापानी नौसेना ने चीनी पनडुब्बी को मारकर भगाया, उस पर मिसाइलें दागना शुरू कर दिया, जिसके बाद वो सबमरीन जल्दी जल्दी भागी। जिस वक्त चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था, उसी वक्त जापान ने ये कहा था कि हम चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक लेंगे, यहाँ तक कि रूस के हाइपरसोनिक मिसाइल को भी रोक लेंगे। तब शायद दुनिया को यकीन नहीं हुआ था, तब लगा था कि जापान यूं ही बोल रहा है। लेकिन जो जापान का इतिहास जानते हैं, उन्हें जापान की बात पर भरोसा था और जापान ने उसको सच से सच करके दिखला दिया है। दरअसल जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तब एक आइडिया आया था और इस आइडिया में एक ऐसे गन की बात की गई थी, जो गन कोई विध्वंसक लेकर साथ न जाए, लेकिन इससे बड़े बड़े एयरक्राफ्ट को मारा जा सके। एक कैनन बनाया भी गया, लेकिन वो उतना सफल नहीं हुआ। फिर फ्रांस में शुरू हुए इस विचार पर दुनिया के कई देशों ने काम शुरू किया। 1923 में रूस ने शुरू किया, पर रूस भी सफल नहीं हो पाया। फिर दूसरा विश्व युद्ध चला, जिसमें जर्मनी ने कुछ हद तक सफलता पाली और जर्मनी ने एक ऐसा हथियार बना लिया था जिस पर कोई विस्फोटक नहीं लगा हुआ था, लेकिन ये बड़े बड़े एयरक्राफ्ट को मारकर गिरा रहा था, पर इससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाया। लेकिन अब जापान ने एक ऐसे हथियार को सामने रख दिया है जिसे देख चीन और रूस दोनों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और ये हथियार है रेल गन। बनाने के बेहद करीब पहुंच गया है जापान, या फिर ये कहें कि जापान ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि हम बनाने के करीब पहुंचे हैं, लेकिन जापान इसे बना चुका है। क्या है ये रेलगन? तो रेलगन दरअसल एक ऐसी आकृति है जिसे आप देखेंगे तो लगेगा मोटर जैसा है, और इसमें चुंबकीय क्षेत्र पैदा किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया जाता है, और जिसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित किया जाता है। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, वैसे ही अपने आप इसमें प्रोजेक्टाइल होकर गोले फायर करने की क्षमता आ जाती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जापान अब रेलगन को हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड तक लेकर जा रहा है। मतलब अगर कोई हाइपरसोनिक मिसाइल आती है तो जापान इस रेलगन का इस्तेमाल करेगा, और रेलगन से निकलेंगे गोले जो न सिर्फ किसी हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकेंगे, बल्कि चाहे वो एयरक्राफ्ट हो या फिर मिसाइल हो या कुछ भी हो, एक तरह से ये रक्षा कवच के रूप में काम करेगा। जापान का ये हथियार अब पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है, और चीन और रूस इस वक्त बेबस नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक ही बार में जापान ने सबकी काट निकाल दी है। वैसे भारत का मित्र देश होने की वजह से भारत को इसका फायदा मिलेगा। ऐसा इसलिए जापान और भारत का कॉमन दुश्मन है चीन। ऐसे में चीन को तबाह करने के लिए इस रेलगन का टेक्नोलॉजी भारत से शेयर करने में जापान चूकेगा नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये रेलगन की टेक्नोलॉजी जापान भारत से शेयर करेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।